वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है कक्षा 7th की हिस्ट्री का कोर्स जो शुरू किया है, इसमें हमने जो है हमारा अतीत भाग 2 ये बुक जो है हमने शुरू की है। और इसमें हम जो है कल वाली वीडियो में इस चैप्टर को हमने शुरू किया है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी कि अब हम यहाँ पे 700 से लेकर के 1750 ईस्वी का जो समय है, उस समय के दौरान हुई जो जो घटनाएं हैं, जैसे कौन से राजा का उदय हुआ, कौन से राजा ने जो आक्रमण किया, कौन सा धर्म यहाँ पे चला, ये सारी बातें जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है नए नए राजाओं का, नई नई सल्तनत का उदय हुआ। ठीक है, और इसमें हमने जो है सबसे पहले देखा था कि देखिए यहाँ पे हमने शुरुआत में ये मैप देखा था। ठीक है, ये अल अदरीसी के द्वारा बनाया गया मैप है, जो किसी भी भूगोलवेत्ता के द्वारा बनाया गया सबसे पहला मैप जो है बना था। अल अदरीसी के द्वारा बनाया गया पहला जो है विश्व का मैप है ये। इसमें जो है भारत की पिक्चर आपको कहीं दिखाई दे रही है, शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, ये भारत का जो है साउथ वाला पोर्शन जो है उल्टा करके दिखाया गया है, और ये यहाँ पे जो है श्रीलंका को दिखाया गया है। ये वाला पोर्शन है जो आप देख रहे हो, ये वाटर है, ये पानी है, ये भारत का क्षेत्र दिखाया गया है। आप ये एक तरह से उल्टा बना हुआ है, ये जो है साउथ वाला पार्ट है और नीचे वाला जो है उत्तर पार्ट है। ठीक है, कल मैंने बताया था कि शायद आप समझ ना पाओ, तो शायद आप लोगों ने कोशिश की हो देखने की, तो मैं आज बता देता हूँ कि ये श्रीलंका है और ये भारत का साउथ वाला पोर्शन है। तो कल हमने जो इसके बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद इसको कंपेयर किया गया था दूसरे वर्ल्ड मैप, दूसरे इंडिया के मैप के साथ। ठीक है, ये देख सकते हो आप, दूसरा मैप जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये इंडिया का वो मैप है जो आज हम वर्तमान वाले मैप के साथ अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो उसमें उल्टा दिखाया हुआ था ऊपर की तरफ था, ये श्रीलंका है। ये सारा का सारा अब बंगाल की खाड़ी दिखाई गई, ये इधर से जो है अरब सागर दिखाया गया है, ये दक्षिण भारत का जो है क्षेत्र दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ी थी नई और पुरानी शब्दावली, यानी कि इतिहास में जो है कुछ कुछ नए नए शब्द आए थे, और इतिहासकारों के दौरान जो है उनके द्वारा उन शब्दों का जो अलग अलग मतलब निकाला गया था। यदि हिंदुस्तान की बात करें तो उस दौरान के इतिहासकारों के लिए हिंदुस्तान जो है क्या था, सिंधु नदी से लेकर के जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता था, ये हिंदुस्तान के क्षेत्र में आता था। उसके बाद इतिहासकारों के स्रोतों के बारे में पढ़ा था हमने। तो हमने इसमें जो देखा था कि गुप्त वंश के शासकों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम जो है मोटे तौर पे 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का जो समय है उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें कल हमारी हो चुकी थी कल वाली वीडियो में। जिन बच्चों ने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी, वो हमारे चैनल पे जाके जो है, जो या दो बच्चे हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो बच्चा हमारा टॉपिक है, वो आज हम शुरू करेंगे अक्षेत्र और साम्राज्य। देखिए, इस बुक में हम जो है चोल साम्राज्य के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में चैप्टर 3 में, मुगल के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। और इसके बाद का जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए इसके बाद का जो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो राजनीतिक जो जीवन रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रशस्ति दी गई है। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी कवि के द्वारा लिखी गई प्रशंसा पत्र, ठीक है, किसी राजा के लिए। तो यहाँ पर किसकी प्रशस्ति के बारे में पढ़ रहे हैं? गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ रहे हैं। गयासुद्दीन का यहाँ पे जो क्षेत्र दिखाया गया है, जिसमें जो बंगाल से लेकर के जहाँ पर गोंड भाषा बोली जाती थी, अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गोंड आंध्र प्रदेश, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों के लोग जो है उसकी सेना के आगे जो है झुक जाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे ये एक तरह से गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो है, ये मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार, ये पूरा का पूरा नाम है बच्चों उसका। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत थे, राज्य थे। ये देखिए, दिल्ली सल्तनत इतना क्षेत्र हुआ करता था, जिसके अंदर लगभग जो है 24 से 25 जो है क्षेत्र जो है स्टेट जो है आते थे। ये देखिए, ये सारे के सारे क्षेत्र दिखाए गए। नदियां हैं, वैसे नदियां दिखाई गई है। और ये जो नाम दिए गए हैं, जो रोमन की संख्या में लिखे हुए हैं,
गिनती, ये इसके बाद ये नाम दिए गए। ये क्षेत्र आप इन सबको जो अच्छी तरह से याद करेंगे, सिविस्तान, उच्च मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना। आप इसमें देखेंगे कि कुछ नाम तो जो जाने पहचाने जो हमें मिलते हैं, लेकिन कुछ नाम जो ऐसे हैं जिनको हमने जो पहली बार सुना, यानी कि प्राचीन काल में उन अक्षेत्र के यही नाम होते थे और आज वर्तमान में उनके नाम जो है बदल चुके हैं। तो ये बच्चों आगे देखते हैं। तो ये कहता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके साथ जो है बहुत सारे शासक जो है पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब है तो बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, जो है वो मानते थे कि ये सारी बातें जो है बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख करते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम देखेंगे ये अमीर खुसरो की एक कहानी बताई गई। यहाँ पे अमीर खुसरो जो है 1318 में जो है कवि आए थे मोहम्मद गोरी के साथ, जो कि मोहम्मद गोरी जो है के जो एक दरबारी कवि थे, और उन्होंने बताया कि भारत में जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं जो है बोली जाती थी। और इन भाषाओं की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दक्षिणी कर्नाटक में जो है, ठीक है, ये तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में गुजरी, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, माहबारी तमिलनाडु में, गोडी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदी भी जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है। यानी कि यह कहना चाहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो भारत की एक प्राचीन भाषा है, जो किसी भी क्षेत्र के अधिकार में नहीं आती थी। यानी कि वो जो है एक सामान्य भाषा थी जो एक तरह से जो पूरे भारत में बोली जाती थी। तो बच्चों ये जो है लेख था अमीर खुसरो का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 700 तक कई अक्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये अक्षेत्र विशेषकर शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश जो है अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए आप अध्याय 3-4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए, वहां पे हम देखेंगे खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक जो है चले थे। हम देखेंगे कि तालिका में हम पाएंगे खलजी और मुगल वंश के कुछ ऐसे शासक रहे हैं जो बिल्कुल थोड़े थोड़े दिनों के लिए जो है शासन कर पाए हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। यानी कि जब हम देखेंगे 18वीं सदी में 1857 में एक तरह से पूरी तरह से मुगल वंश जो है खत्म हो चुका था, जब बहादुर शाह जफर को जो है अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था और उसको जो है जेल में डाल दिया गया था। ये पढ़ेंगे हम अध्याय 10 में। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई बड़े बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन क्षेत्रों की बहुत सी बातें जो इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले नक्षत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन नक्षत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं से कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं जब हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न नक्षत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं हो पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की कुछ विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है बच्चों कि यदि हम देखें इतिहास को उठाकर तो हमें जो है अलग अलग जो है शासकों का जो समय जो है मिलेगा। कहीं पर उस शासक जो लंबे समय तक शासन करते हैं और कहीं पर जो बिल्कुल थोड़े समय के लिए शासन करते हैं। अब यहाँ पर धर्मों की बात करते हैं, पुराने और नए धर्म। इस दौरान जो है कुछ नए धर्मों का उदय हुआ, कुछ पुराने धर्मों का जो अस्तित्व जो है खतरे में पड़ गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन 1000 वर्षों के दौरान जो है दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल भी व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया,
वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आ गया। आज हम जिस हिंदू धर्म में रहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों में से कुछ नए थे, जैसे नए देवी देवता की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता जाना आदि जो परिवर्तन देखने को मिला। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। वो इनके संरक्षक थे। और संरक्षक का मतलब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है संरक्षक जो है कोई भी धनी व्यक्ति होता था, कोई कलाकार शिल्पकार होता था जो इस प्रकार से लोगों की सुरक्षा करता था, यानी कि धर्म ग्रंथों की सुरक्षा करता था, उसको जो है संरक्षक कहते थे। इस युग में एक महत्वपूर्ण भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देव देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों की विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकते। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आप जो है इसी बुक के चैप्टर अध्याय में जानकारी जो मिलेगी आपको। यही वह युग था जब इस महाद्वीप में नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कोई भी रही हो। यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जो कुरान धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो केवल एक ईश्वर की अल्लाह की जो ताकत को मानते थे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कई शासक जो इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा का यहाँ पे मतलब है जो मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु रहा है, ठीक है, वो उसको जो उलेमा को जो एक तरह से अपना धर्म गुरु मानते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे और कुछ सुन्नी थे। शिया और सुन्नी का मतलब यहाँ पे है कि मुसलमानों की जो शाखा थी वो दो शाखा, मुसलमानों का जो धर्म था 2 शाखाओं में बंटा हुआ था, शिया और सुन्नी। उसमें जो शिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का जो विधि सम्मत नेता मानते थे। और इस्लाम के और जो सुन्नी थे वो खलीफा के जो प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। खलीफा जो है मुसलमानों का धार्मिक जो है नेता होता था, धार्मिक गुरु होता था, जो है 1924 में इस पद को जो है समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है समय और इतिहास के कालखंडों पर यदि विचार करें तो इतिहास को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देख सकते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांट दिया गया था। बता देना चाहता हूँ आपको कि वैसे तो जो है इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक भाग में बांटा गया है, लेकिन जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने जो है भारतीय इतिहास को उनके शासकों के अकॉर्डिंग बांटा, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी बदलाव महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज कम इतिहासकार ही मानते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, अक्षत्रिय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में जो विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि इस प्रकार आपने जो है पिछली कक्षा में प्रारंभिक इतिहास के बारे में पढ़ा
वहाँ जो है जो शुरुआती मानव जो है किस प्रकार मानव का विकास हुआ, शुरुआती राजाओं के बारे में पढ़ा, कृषि के बारे में पढ़ा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हम जो है आरंभिक मध्यकालीन भारत के बारे में जो बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा, देखते हैं हम भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, परिवर्तन बहुत हुए बच्चों, क्योंकि संसार में जो है यदि समय चलेगा तो परिवर्तन होते रहेंगे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखेंगे कि क्या कुछ बदला है और वैसा ही रहा है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं पर पूरा हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, आप एक इतिहासकार इस अध्याय में उल्लिखित एक विषय है, वो एक विषय आर्थिक सामाजिक राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। तो अतीत, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अतीत में विदेशी किसे माना जाता है। देखिए यदि आपको ध्यान हो, हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था अतीत जो विदेशी का मतलब क्या है। आज यदि हम विदेशी का मतलब जाने तो आज जो विदेशी का मतलब है कि हमारे देश का बाहर का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो हम जिसके पास हमारे देश की नागरिकता नहीं है वह विदेशी कहलाता है। लेकिन अतीत में विदेशी का मतलब होता था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे गांव या शहर का ना हो, ठीक है, उस दौरान वो अतीत में जो उसे ही विदेशी माना जाता था। उसके बाद यहाँ पे जो सही या गलत आपने बताना कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उसके बाद के अभिलेख नहीं मिलते। तो अभिलेख जो है प्राचीन काल के जो अभिलेख हमें मिलते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि मराठों का यहाँ पर इस काल में कोई अस्तित्व ही नहीं था, ये बात भी गलत है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, ये बात सही है, ठीक है। सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन असम मणिपुर और कश्मीर का शासक था, बिल्कुल ये बात गलत है। हमने पढ़ा था ग्यासुद्दीन के बारे में कि ग्यासुद्दीन का जो क्षेत्र था वो जो है सिंधु नदी से लेकर के हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और दक्षिण भारत तक, उधर पश्चिमी बंगाल तक था। यहाँ पर असम मणिपुर तक जो है ग्यासुद्दीन का कोई भी लेना देना नहीं था। तो ये बच्चों ये कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस यहाँ कर लिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो ये बड़े क्वेश्चन हैं इनको जो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, ठीक है। आप अपने लेवल से भी इनको जो है फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जिन सभी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, पीडीएफ में आपको इनको दे दूंगा। तो बच्चों जो है यदि आपने हमारी पिछली वीडियो में नहीं देखी तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो पिछली वीडियो जो है देख सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों और साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब तक आपके स्कूल नहीं लगते तब तक जो हम लक्ष्य अकेडमी से जो आपके पास लगातार इस प्रकार की वीडियो भेजते रहेंगे ताकि आपकी स्टडी जो लगातार चलती रहे। तो ठीक है बच्चों, तब तक आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो की जो तैयारी करता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।